उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को हल्द्वानी में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर पूर्व सैनिक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया। बता दें, इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिजन मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने खुद सैनिकों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिवादन भी किया। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने शुगर मिल गेट पर धरना दिया। बता दें, किसानों की मुख्य मांग उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य घोषित करना और प्रीपेड बिजली मीटर योजना को तुरंत वापस लेना है। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया है उन्हें सहकारी समितियों पर डीएपी और यूरिया जैसे खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं और अवैध खनन के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने हरिद्वार के जनप्रतिनिधियों पर भी किसानों के लिए आवाज न उठाने का आरोप लगाया, जिसके बाद किसानों ने एक ज्ञापन एसडीएम और शुगर मिल के जीएम को सौंपा है। जो मुख्यमंत्री हैं माननीय धाकड़ धामी जी, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा धाकड़पना किसानों के लिए भी दिखाकर 400 से पार कर दो गन्ने का भाव। सबसे पहली मांग हमारी ये है। और एक प्रीपेड मीटर हम किसी भी कीमत पर हरिद्वार जिले में स्वीकार नहीं करेंगे। एक चीनी का भाव 1 रुपए से आज 5000 हो गया, गन्ने का भाव 1 रुपए से ये 400 रुपए नहीं कर पाए, तो शक्कर का भाव 60 रुपए किलो हो रहा। तो देखो सरकार को भी चाहिए कि किसान का भी ध्यान थोड़ा रखकर इस विकास की दौड़ में किसान को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पायदान पर ये उत्तराखंड सरकार लेकर चला। जैसा उत्तर प्रदेश में 30 रुपए गन्ने के बढ़ाए, तो यहाँ तो 100 रुपए बढ़ा देने चाहिए। और जो सौतेला व्यवहार लगातार हरिद्वार जिले के साथ हो रहा, ये किसी भी कीमत पे हरिद्वार के हमारा तो यही रणनीति है भाई साहब की या तो सरकार हरियाणा की तर्ज पे यहाँ के किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाए। तो अगर सरकार यहाँ पर गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा रही है, 3 साल हो गए हैं किसानों को जोड़ते हुए, उसी मूल्य पे गन्ना बिक रहा है। अगर सरकार नहीं बढ़ाती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, खोज करेंगे और इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने का प्रयास है। और वह हमारी है कि हम जिस प्रदेश से आए थे, उत्तर प्रदेश से निकले उत्तराखंड बना था, तो तब हमारे उत्तर प्रदेश में 10 रुपए का अंतर था। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 5 रुपए कम कर दिए थे, हमारा और उनका डिफरेंस 5 रुपए का रह गया था। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 30 रुपए गन्ना वृद्धि हुई और उत्तराखंड सरकार ने 1 रुपए की घोषणा नहीं की। हमारी सरकार ने सीधी घोषणा है कि गन्ने मूल्य की जो हमारी डिमांड है वो 400 पार कर दो, तुम आप 430 कर दो, 440 कर दो, लेकिन 400 पार कर दो। उत्तर प्रदेश आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने ये ज्ञापन दिया है। यहाँ पर शुगर मिल पे यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। सांकेतिक धरना था इस गुट का और इनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो गन्ना मूल्य है उसको 400 के पार बढ़ाया जाए और इसके बाद अन्य और भी मांगे जैसे स्मार्ट मीटर को लेके है। और इन्होंने ये ज्ञापन दिया है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर संजय सैनी ने अपनी पूरी टीम के साथ एएपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनका कांग्रेस में स्वागत किया है। संजय सैनी के जाने से आम आदमी पार्टी को इसलिए नुकसान हुआ है क्योंकि हरिद्वार में पार्टी को जमीन पर खड़ा करने में उनका अहम योगदान रहा था। हमारे संवाददाता मनीष कागरान ने संजय सैनी से खास बातचीत की है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। नहीं है, किसी नाम के कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि हरिद्वार की जो राजनीति है उसके अंदर संजय सैनी का एक नाम जाना पहचाना नाम है। क्योंकि इससे पहले यहाँ का विधायक का चुनाव हो गया और अपनी धर्मपत्नी को मेयर का चुनाव लड़ा चुके हैं, चाहे भले ही वो आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़ा चुके हैं। आज उनके साथ हम हैं और बात ये करते हैं क्योंकि आम आदमी से अब ये कांग्रेस के अंदर आ गए हैं, तो पूछेंगे ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है और किस तरीके का हरिद्वार का जो माहौल है। क्योंकि 2027 जो है वो नजदीक है, तो तैयारी अभी से ही सभी नेता करने लग जाते हैं। तो बात करते हैं संजय सैनी जी, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आपका कदम कैसे हुआ है और क्यों? राजनीति में आने का उद्देश्य ही जनसेवा करना था, लेकिन आम आदमी पार्टी में रहकर हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, जनता के बीच में नहीं जा पा रहे थे, धरातल पर कार्य नहीं हो रहे थे, क्योंकि
संगठन के मामले में आम आदमी पार्टी समय पर निर्णय नहीं लेती, अधिकांश टाइम संगठन भंग रहता है और प्रदेश नेतृत्व जो है अच्छे काबिल आदमी के हाथ में नहीं था, जिससे एक मैसेज प्रदेश में आम आदमी पार्टी का नहीं जा रहा था। सैनी जी, हमने भी देखा आपको कि आपने बहुत धरातल पे आपने काम करवाए और इतना काम मुझे लगता नहीं कि किसी ने काम करवाए हो, पर कांग्रेस ही क्यों चुनी, भाजपा क्यों नहीं? उद्देश्य कुछ करने का है तो एंटी पार्टी में ही जाना पड़ेगा। वहीं पे हम जो है जनता की जो आवाज है, जनता की जो समस्याएं हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, तभी हम रख पाएंगे। पार्टी में रह के, पार्टी वाली सरकार में रह के हम वो काम नहीं कर पाते, फिर तो हमें हर चीज में पॉजिटिव ही जनता के सामने रखना होता है। अच्छा, कांग्रेस में भी हमने देखा कि उथल पुथल लगी रहती है और हरिद्वार की जो सीट है ये तो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक मदन कौशिक है और कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा चेहरा भी चाहिए कि जो दमदार है। तो ऐसा तो नहीं कि टिकट कुछ फाइनल सा हुआ और आप कांग्रेस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और जो भी निर्णय ऊपर से लिया जाएगा हाईकमान ही निर्णय लेगा, ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। बाकी अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी ये तो हाईकमान का निर्णय रहेगा, वो किसे टिकट देते हैं। अब आगे क्या और क्या कदम रहेंगे, किस तरह की, क्योंकि अपनी टीम के साथ आप कांग्रेस के अंदर आ गए हैं और क्योंकि बहुत जो आपके जो काम थे वो अलग तरीके के काम थे, कांग्रेस के इस तरह के काम नहीं होते, तो वो अब कैसे करेंगे आप? नहीं, वो जनसेवा के काम थे। मोहल्ला रिपेयर कैंप में लगाता था, वो पुनः दोबारा शुरू होगा। गड्ढा वगैरह कहीं सड़कों पर रहता था, उसको भी बंद किया जाता था, और एक काले कानून जो हैं विभागों के, उसके खिलाफ व्यापकता की क्रांति अभियान शुरू किया गया था, उसको भी दोबारा शुरू किया जाएगा। और भी जो जनता से संबंधित समस्याएं हैं, अब तो एक पूरा नेटवर्क जो है पूरी हरिद्वार में कांग्रेस की जो पूरी टीम है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे साथ में है। हम सब मिलकर हो सकता है बहुत अच्छा समाज के लिए कर सके, समाज को एक अच्छा मैसेज दे सके, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सैनी जी, 25 साल हम उत्तराखंड के बना रहे हैं, 25 साल हमने उत्तराखंड के बनाए हैं और करीबन काफी सालों से सत्ता भाजपा की उत्तराखंड में भी रही है। किस तरीके से उत्तराखंड को देखते हैं? केवल कागजों में ही विकास हुआ है, और जो विकास दिखाया जा रहा है उससे अमीर घरानों को, धनाढ्य लोगों को, औद्योगिक घरानों को ही फायदा हुआ है। मध्यम और गरीब वर्ग जो है वो लगातार पिछता जा रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, और एक भी 25वां वर्ष जैसे इस टाइम जो है हम उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह बना रहे हैं, तो अभी तक जनता के लिए कोई विशेष घोषणा होने वाली है ऐसी कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। देहरादून में 10वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस साल 7 से 9 नवंबर तक आयोजित होगा। मुख्य आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि ये 3 दिवसीय आयोजन पीवीआर सेंट्रियो मॉल और तुलास इंस्टीट्यूट में होगा, जिसमें देश विदेश के फिल्म निर्माता, अभिनेता और निर्देशक शामिल होंगे। वहीं इस महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड के युवा कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है, जिसके लिए उत्तराखंड टैलेंट हंट और आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जैसे विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही उद्घाटन के दिन सामाजिक फिल्म जाने वो यारों की विशेष स्क्रीनिंग होगी। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो 7, 8 और 9 नवंबर को पीवीआर सेंट्रियो मॉल में होगा और 8 तारीख को तुलास में होगा, जिसमें हम देश और विदेश के उत्तराखंड की बनी हुई फिल्मों का प्रदर्शित करेंगे। करीबन 65 to 70 फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स का ये यहाँ पर प्रदर्शन होगा एट ऑल 3 वेन्यूज़। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है और मुझे सभी से निवेदन है कि आप यहाँ पर आएँ और डिफरेंट टाइप की फिल्म्स देखें। इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमारे मुंबई से आए हुए कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर्स हैं। इसमें रणवीर शोरी जी, दर्शन जरीवाला जी, मुकेश खन्ना जी, इनामुल हक साहब, जमील खां जी, सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं द केरला स्टोरी के, और लिलीपुट साहब। ये करीबन ये भी सभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फॉर ऑल 3 डेज़, जिसमें वो पब्लिक से भी सबसे रूबरू होंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे और उनके साथ इस फिल्म में क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। उत्तराखंड राज्य के 25 साल पूरे होने के अवसर पर हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य में पिछले 25 सालों में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही रावत ने बताया कि उत्तराखंड में रोड और हाईवे कनेक्टिविटी में बहुत तेजी से सुधार हुआ है, जिससे पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछा है। साथ ही उन्होंने विकास का एक आंकड़ा देते हुए कहा कि जहां पहले राज्य में केवल 4 लाख वाहन थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 40 लाख हो गई है।
डेवलपमेंट हो रही है उत्तराखंड राज्य की, लेकिन जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है उत्तराखंड को और समझा है, और एक मुख्यमंत्री के नाते, विधायक के नाते, मिनिस्टर के नाते काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज एक सांसद के नाते हम काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन 25 सालों में राज्य बहुत आगे बढ़ा है। राज्य की पर कैपिटा इनकम 62-63 हजार रुपये थी, आज 2.5 लाख से ऊपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखिए आप, तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और रेलों की संख्या बढ़ी है। हवाई कनेक्टिविटी जो हम उस समय सोचते भी नहीं थे, आज बेहतर हवाई कनेक्टिविटी है। देहरादून में हवाई अड्डा है, पंतनगर में है, पिथौरागढ़ में है, चिनालीसौड़ में हवाई पट्टी है, गौचर में हवाई पट्टी है। तो तमाम जगह पर आज हमारी हवाई पट्टियों का विकास हुआ है। हेलीकॉप्टर सेवा बेहतरीन सेवा है देश की। मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे बेहतरीन सेवा हेलीकॉप्टर कहीं है तो उत्तराखंड में। तो रुड़की के नेहरू स्टेडियम में 2 दिवसीय 33वें भव्य श्री खाटू श्याम जन्म महोत्सव एवं वार्षिक महोत्सव का आयोजन हुआ। बता दें, महोत्सव की शुरुआत सामाजिक सद्भाव के साथ हुई, जहां श्री श्याम मित्र मंडल समिति ने 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराकर नई पहल की। जिसके बाद दूसरे दिन बाबा का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कोलकाता से सौरभ शर्मा और पटियाला से विशाल सैली जैसे गायकों ने भजन संध्या में भक्ति रस बरसाया। मंगलौर सीएचसी की स्थिति अब बेहतर हो गई है और यहां हर तरह की खून की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गंभीर तालियान ने बताया कि अस्पताल में उपलब्ध बीमारियों से संबंधित सभी जांचें यहीं की जाती है। यदि कोई ऐसी जांच है जो केंद्र में उपलब्ध नहीं है तो उसे राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित चंदन लैब के माध्यम से कराया जाता है, जिसका सारा खर्च उत्तराखंड सरकार उठाती है। सर थैंक यू कि आप ये इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू है। ये हमारे यहाँ पे सर 2 प्रकार की लैब है हमारे पास में। एक तो हमारे विभागीय लैब है जो हमारे विभाग पूरा कंडक्ट कराता है। सेकंड वाले भी विभाग के द्वारा फाउंडेड है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई चंदन लैब है। हमारे यहाँ पे लगभग 46 हम टेस्ट कराते हैं यहाँ पे, जो निर्धारित उसके जो मूल्य होते हैं, जो उसकी चार्ज होते हैं वो देखिए वो कराए जाते हैं। ANC वाले सभी फ्री होते हैं। सेकेंडली इसी के लिए कुछ टेस्टों की आवश्यकता होती है जो हमारी लैब में नहीं होते, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा चंदन लैब की व्यवस्था की गई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो होता है। सर कितने दिनों में रिपोर्ट 1 दिन बाद में मिल जाती है। जैसे टेस्ट होते हैं यहाँ से फिर लैब में जाती है, अगले दिन रिपोर्ट आ जाती है उसकी ना, तो उस प्रकार से होता है। एंड देन इसमें ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो मेन फोकस ये भी किया जाता है कि उन्हीं चीज़ों का टेस्ट कराया जाए जिसका उपचार हम यहाँ पे कर सकते हैं। टेस्ट तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब उनका जो डायरेक्शन है DG ऑफिस से भी कि उन्हीं को। पौड़ी जिले में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेला अपने अंतिम दिन सिद्ध पीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर बलोड़ी में भव्य रूप से संपन्न हुआ। बता दें, मेले के अंतिम दिन लोक गायक साहब सिंह रमोला और उनके साथियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनके गीतों पर दर्शक झूमते हुए नजर आए। साथ ही अंतिम चरण में हवन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 लाख देने की भी घोषणा की। चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ये मेले का आयोजन किया जाता है और पिछले 10 वर्षों से यहाँ निरंतर हर प्रतिवर्ष यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है। जैसा पता चल रहा है कि यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं, जो कि पहले तो मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, उसके साथ ही साथ अपने भक्तजन का जो कि यहाँ पे हमारे इस मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये मेला देवलेश्वर महादेव सिद्ध पीठ में विगत 10 वर्षों से चलाया हो रहा है। ये मेला का मकसद निशान दंपतियों की
संतान दंपतियों की कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसको थोड़ा बड़ा रूप देकर इसको हम 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 6 दिवसीय कर देते हैं ताकि ये मेला चलता रहे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा, उनको भोलेनाथ का आशीर्वाद भी भेजना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं, प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर, जिस तरह भी वो इस देवादिदेव महादेव के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, उन सभी का कृतज्ञ हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हमारा 5 दिवसीय आयोजन था, जिसमें 1 नवंबर को उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें शिव ध्वजा आई धांग गाँव से। ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि मैं आज भगवान देवलेश्वर महादेव मंदिर में उपस्थित हूँ और कई दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी एक सांस्कृतिक मान्यता है। पूरे क्षेत्र में इसका एक जनमानस का इसके प्रति एक लगाव भी है। आराधना का जो हमारे देवी हैं भगवान शंकर, उनकी आराधना में समर्पित सारी जनता यहाँ पे उपस्थित होती है और साथ साथ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे झांकी में और जितने भी गीत संगीत यहाँ पर हुए, स्कूलों के द्वारा जो प्रतिभाग हुए, उन सबके आज निर्णय होने हैं, उनको पुरस्कार मिलना है। और साहिब सिंह रमोला जी की सुंदर प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर होंगी। और आज हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हिमानी नेगी जी भी उपलब्ध है, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता जी भी उपलब्ध, ग्राम सभा बलोड़ी पूजा देवी। बहुत सुंदर रहा सर, बहुत अच्छा रहा यहाँ का प्रोग्राम। यहाँ 1 नवंबर से प्रोग्राम चल रहा है और आज यहाँ 5 नवंबर तक आज यहाँ समापन है मेले का। सर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारी समिति का, हमारे ग्राम सभा मतलब समस्त गगाड़सू के जो भी ग्राम सभा हैं सभाओं का, उन सब का बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ वाले समय में। सर ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, धन्यवाद करती हूँ सर। सबसे पहले मैं समाचार पत्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब आपका। और आज गगवान सुपट्टी में पहली बार मैं आया हूँ और आज दूसरी बार आने का यहाँ पर मौका मिला है। मेरे साथ में आदरणीय गढ़वाल आदरणीय हरिलन पवार जी लोग गायक हैं पुराने। और अब रही तो ये ऐतिहासिक मेला है यहाँ पर सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव मंदिर समिति के द्वारा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायकों और कांग्रेस विधायक के बीच हुई तीखी बहस पर रुड़की महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पानी रोकने जैसा ओछा बयान देने के लिए किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही चौधरी ने इस बयानबाजी को उत्तराखंड की गरिमा और भाईचारे के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता पलायन और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा से विनोद चमोली को बाहर करने और विधानसभा अध्यक्ष से ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो विधायक शहजाद ने जो मुद्दा उठाया वो एक संतुलन को बनाने का था कि जितने भी लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जब किशोर उपाध्याय जी ने बयान दिया कि हम आपका पानी रोक देंगे और इसी तरह की एक ओछा बयान विनोद चमोली जी ने दिया और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी का कि उन्होंने उन्हें रोका नहीं, डांटा नहीं और उन्हें सदन से बाहर नहीं किया। जहां तक सवाल किशोर उपाध्याय जी का है, उन्होंने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है जिन्होंने पूरे देश के लिए बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के काम किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतने अनुभवी लोगों के साथ काम करने के बाद भी कुछ सीखा नहीं है। उन्हें अपना यह बयान वापस लेना चाहिए, उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। विनोद चमोली जी पे मुझे तरस है कि मुझे जानकारी भी है कि उनकी क्या मानसिकता है। ऐसे लोगों को भाजपा पार्टी को अपनी पार्टी से बाहर करना चाहिए। जिस तरह से स्थापना दिवस भी खड़ी हुई है उसी को लेकर भाई इस तरह की राजनीति की जा रही है जो बिल्कुल एक कुच्ची राजनीति कही जाएगी, क्या कहेंगे इसको? देखो, पूरा प्रदेश जो है 25वां स्थापना वर्ष मना रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उत्तराखंड के निवासी एक ऐसा उभरता हुआ राज्य है जिसकी गरिमा पूरे देश और दुनिया में है। हमारे
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की 25 सालों की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे राज्य के विकास को नई दिशा मिली है। साथ ही बंसल ने दावा किया कि अगर देश में भाजपा की सरकार इसी तरह काम करती रही तो 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। प्रेस वार्ता है 25 वर्ष में जो राज्य की उपलब्धियां हैं उसको लेकर मैंने प्रेस के सामने कुछ बिंदु रखने का प्रयास किया है और प्रेस से निवेदन किया है कि उस आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। बिंदु है इस प्रकार से, जब हमने राज्य प्रारंभ किया तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 4000 गांव सड़कों से जुड़े हैं, जो पहले 2000 के आबादी तक के गांव थे, आज वो 250 की आबादी तक के चले गए। अनेक तोक में बिजली नहीं थी, वो बिजली पहुंची है। नल से जल योजना के अंतर्गत जल पहुंचा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को लकड़ी से छुटकारा दिलाया गया है, उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई है। 3 सिलेंडर उनको फ्री रिफिल हो रहे हैं। राज्य के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी पूरी तरह बढ़ी है। ऑल वेदर रोड पूरे उत्तराखंड में बन रही है। सागरमाला योजना के अंतर्गत, मानसखंड माला योजना के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेजेस का विकास हो रहा है। जो विलेज वो गए थे वाइब्रेंट विलेज कह करके उनको अलग से सुविधाएं दी जा रही है ताकि उनका विकास हो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारे टूरिज्म को बढ़ाने वाली होगी। देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है। इस प्रकार सारे काम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर स्कूल में प्रिंसिपल पहुंचे हैं, विस्तार हुआ है, उनके भवन भी ठीक हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस शुरू हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था जब राज्य बना, आज 8-8 रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब में गुरुवार को एक तंबाकू के होलसेल गोदाम में भीषण आग लग गई। बता दें, इस हादसे में गोदाम मालिक के बेटे की झुलस जाने के कारण मौत हो गई। वहीं संकरी गली के चलते बड़ा फायर टैंकर घटनास्थल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन मिनी हाई प्रेशर टेंडर की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और उसे फैलाने से रोका, जिसके बाद घायल को गंभीर हालत में परिजन अस्पताल ले गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन विभाग आग लगाने के कारणों की जांच कर रही है। घर का मामला है। अंबर तालाब कोई कस्बा पड़ता है, वहां पर कल रात एक सूचना मिली थी कि एक घर में आग लगी है, तो पुलिस भी पहुंची और फायर की भी टीम 3-4 मिनट में वहां पहुंच गई थी। तो घटनाक्रम के हिसाब से आग वो जो घर का बाहरी हिस्सा दुकान है उसमें लगी थी, जिसमें शायद कोई 24 वर्षीय युवक जिसका नाम कुणाल है वो सोया हुआ था या जो भी कुछ कर रहा होगा, तो काफ़ी हद तक झुलस गया था। तो पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो दुखद था कि उसमें ये सूचना मिली सुबह की, डॉक्टर ने बताया कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। बाकी हमारी फायर यूनिट और जो हमारे CFO हैं और तीसरा FSL यूनिट भी वहाँ पर पूरी पड़ताल करेगी, साक्ष्यों की पड़ताल करेगी कि आग के क्या कारण है। अभी तक फिलहाल प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ माना जा रहा है, तो एक बार FSL टीम और ये सब अपनी रिपोर्ट है तब स्पष्ट तौर पर कुछ कहा पाए। हाँ, इससे पहले 2-3 दिन पहले अवेयरनेस के लिए देखिए हमारी जो फायर की टीमें हैं वो लगातार स्कूलों में, कस्बों में जाकर के लोगों को अवेयर करती है कि आग लगने पर आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या आपकी SOP होनी चाहिए और आग न लगे इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी। भाजपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उत्तराखंड में मूल निवास लागू किया जाना चाहिए और राज्य बनने तक जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें मूल निवासी माना जाए। इस दौरान उन्होंने पहाड़ और मैदान के बीच भेदभाव पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरिद्वार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। साथ ही विधायक ने कहा कि कुछ नेता अपनी जुबान से जहर उगलकर प्रदेश में विभाजन फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने जनता से अपील की कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। मैं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करी है। जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो हमें नहीं मिलता है, हमें अस्थायी मिलता है। और जो मुहावरों के 10 नंबर के क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने बात रखी है। जो आज आप देख रहे हैं
कि बहुत होनहार बच्चे होने के बाद भी हरिद्वार, उधम सिंह और देहरादून के मैदानी एरिया में कोई पीसीएस और पीपीएस नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण मूल निवास है। जब कॉपी जचती है तो मूल निवास लगा हुआ होता है, अस्थायी होता है, उससे पता लग जाता है ये कहाँ का है। 200 नंबर का इंटरव्यू है, उसमें हमें 20 और 30 नंबर दे जाते हैं और उन लोगों को 180 190 नंबर दे जाते हैं। तो वो 100-150 नंबर का जो अंतर है वो हमारे बच्चे नहीं पाट पा रहे हैं। हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है। मैं उसकी बात उठाने का काम किया है। मैं पहाड़ मैदान की बात नहीं कर रहा। आज हम भी पहाड़ी हैं। जब हमें पहाड़ में शामिल किया गया है, हम भी पहाड़ी है। हमें पहाड़ी क्यों नहीं मान लिया जाता? सर, आप एनडी तिवारी के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई। बता दें, देहरादून के रायपुर निवासी अपने बेटे के साथ पेंट पुताई के काम के लिए मोटरसाइकिल से मसूरी जा रहे थे। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया, जिसके बाद घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।